नमस्कार दोस्तों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक के बीच का जो घटनाक्रम है वो आपसे मैं साझा कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया वो भारत है। भारत रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो। उन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में, ये अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ओलंपियाड 2020 में विजेता संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया भारत और रूस को। जिस राज्य में यानी कि गुजरात में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। पंजाब सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। और अजय सिंह चौटाला पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है वह है लीसा सिंह। हाल ही में जिस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है राजीव कुमार ने। सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई। कोल इंडिया 2023-24 तक 500 परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है वह है भारत। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ और इससे भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 13वां संस्करण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड इस सूचकांक में क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहे। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी। भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वह है रूस। भारत और रूस के बीच में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाना था। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा वह है पाकिस्तान।
हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, बांग्लादेश ने की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडोर जोबोवा, सैम सीवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के नेजक एलिया को हराया। दिसंबर में रिलीज होगी पोप फ्रांसिस की नई बुक है लेट अस ड्रीम। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है, और उन्होंने इस बुक में अपनी निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला भी दिया है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा जीएमआर द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया। एम वीरलक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की गई। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाठे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इस नियुक्ति के साथ ही वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाली गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती को 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। वह नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जजरनॉट बुक्स द्वारा किया जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पावर से अधिक है। भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से हटने का फैसला किया। कावकाज 2020 दक्षिण रूस के अस्त्राखान प्रांत में आयोजित किया जाना था, जहां शंघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लिए। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश थे चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया, अब्खाज़िया, दक्षिण ओसेशिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारी वो कंट्री थी जो इसमें भाग ले रही थी। हमने इसमें नहीं लिया और
कमोडिटीज़ ट्रेड एंड एंटरप्राइज पर दुबई प्राधिकरण दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और यूएई के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। केरल अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। केरल द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसाय को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाना है। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार के कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के निर्णय पर रोक लगा दी गई थी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीय नागरिकों को UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को रद्द कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने 2 सितंबर 2020 को अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक नामक 2 भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित किए जाने की पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के उपश्रेणीकरण पर कानूनी बहस को पुनः शुरू कर दिया। जहां एक और SC और ST के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रही है, वहीं लगभग 3 वर्ष पूर्व गठित एक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण का भी परीक्षण कर रहा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को अपने बकाया समायोजित सकल राजस्व को चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय देने का निर्णय लिया। बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिया गया ऋण तेजी से गैर निष्पादित परिसंपत्ति में परिवर्तित हो रहा है। इस समस्या के मद्देनज़र केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से जिलेवार NPAs की निगरानी करने और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 23.9% का संकुचन दर्ज किया गया, जो कि बीते एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। BIPOC ब्लैक इंडिजीनियस एंड पीपल ऑफ कलर शब्द ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान इंटरनेट पर लोकप्रिय हुआ। BIPOC आंदोलन त्वचा के रंग और नस्लीय विविधता को स्वीकार करने का आग्रह करता है और राजनीति से लेकर त्वचा की देखभाल तक जीवन के सभी क्षेत्रों में समावेशिता तथा प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। पीपल ऑफ कलर शब्द 1960 के दशक के दौरान काले, भूरे या रंगीन लोगों जैसे शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग में आया।
हाल ही में पंजाब में अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। केंद्र सरकार पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया नामक एक एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसमें सभी मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक योग्यता परीक्षा आयोजित करा के किया जाएगा। हाल ही में खोजे गए गैस भंडार को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सेना तैनात कर दी। फ्रांस के अनुसार भूमध्य सागर में स्थित एक स्वायत्त मूल्यांकन को सुदृढ़ करने और क्षेत्र में मुक्त गतिविधि, समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के संदर्भ में फ्रांस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। कारण इसका है यूरोपीय संघ, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में ग्रीस के सहयोगियों ने गैस परिवहन के लिए भूमध्य सागर से यूरोप की मुख्य भूमि तक गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बनाई। उन्होंने तुर्की को इस योजना से बाहर रखा, जिसका तुर्की ने विरोध किया। इस योजना के निर्माण से ईयू की रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। ईयू यानी यूरोपीय संघ। और उसके बाद 2019 की शुरुआत में साइप्रस, मिस्र, ग्रीस, इटली, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने ईस्ट मिड गैस फोरम का गठन किया और एक बार फिर से तुर्की को इससे बाहर रखा। तो ये था 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक का करंट अफेयर। 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक की न्यूज़ थी सारी। इसमें सारे न्यूज़ का कलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें से बच गया हो। आप इसे पढ़िए, इसे नोट कीजिए, 2 से 3 बार दोहरा लीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।